नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ के अंदर परिवार पहचान पत्र के संबंध में समीक्षा बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते नजर आए। बैठक के अंदर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक के सचिव भी मौजूद रहे और सीएम ने कहा कि 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया। विभाग इन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और पोषण पर विशेष ध्यान रखेगा और साथ ही विभाग हर बच्चे की ट्रैकिंग भी रखेगा। वहीं पर बच्चा 6 साल तक की आयु तक घर पर आंगनबाड़ी में या स्कूल में जा रहा है, इसको लेकर भी सूचना उपलब्ध रखेगा। और सीएम ने आगे कहा कि बच्चों की शुरुआत में अच्छा पोषण और शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनकी बुनियाद जो है वो मजबूत होती नजर आए। तो वहीं पर गृह मंत्री अनिल विज वार कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकीलों से मिले हैं और उनके साथ चर्चा भी की। गृह मंत्री ने वकीलों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान गृह मंत्री ने बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बार से दूसरे ओर कार्य करने वाले 25 लाख रुपए लेने की घोषणा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा है। देखिए, कोई किसी को नहीं गिरा सकता, गिरता आदमी खुद ही है। अब जिस प्रकार के उनके कारनामे सामने आ रहे हैं उनकी सरकारों के, तो वो खड़े रहने वाले तो है नहीं है, वो गिरने वाले ही कारनामे। उधर खबर अब चंडीगढ़ से है, जहां पर पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज 2022 में देश की जनता ये कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, पलट दो मोदी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 8 साल के अंदर महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महज 8 साल में 23 करोड़ लोगों को गरीबी में झोंक दिया है। पालने से लेकर कब्र तक के ऊपर जीएसटी लगा रखी है और खाने पीने के सामान तक जीएसटी के दायरे में आते नजर आ रहे हैं। बंद करवा दो भाई। 2013-14 का जब पूरे देश में एक नारा गूंजता था और घर घर उस नारे को पहुंचाया गया, नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे, इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी, मोदी जी आएंगे और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मोदी जी जो इतना चिल्ला चिल्ला के महंगाई के खिलाफ बोलते थे, पिछले 8 सालों से चुप्पी साधे बैठे हैं। वो मशीन भी बंद। तो वहीं पर खबर कनीना से आ रही है, जहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता राव नरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों की मीटिंग ली है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान के तहत 35 किलोमीटर यात्रा कर लोगों को जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की रणनीति बनाई गई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं ने कहा कि घर घर जाकर कांग्रेस को होने वाली इस रैली का न्योता दिया जाएगा। साथ ही नरेंद्र सिंह ने बताया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश से पूरे देश के अंदर एक महारैली होने जा रही है और 4 सितंबर रविवार को इसी तत्वावधान के अंदर एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। वहीं पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के झूठे जुमलों में आकर सरकार बनी थी, लेकिन आज देश की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश से पूरे देश की एक महारैली कहें जिसको हम, दिल्ली के रामलीला मैदान में 4 सितंबर रविवार को निश्चित है।
उसके संदर्भ के अंदर हम लोगों ने एक जनसंपर्क अभियान चलाया है। उसी के तहत आज कनीना मंडी के अंदर जो कांग्रेस साथी हैं, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं, उनसे मिलने के लिए और रैली के लिए निमंत्रण देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, उसकी रणनीति बनाने के लिए आज कनीना में इस बैठक का आयोजन किया गया। उधर कालावली पहुंचे एनएलओ के प्रधान महासचिव और ऐलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है और अभय चौटाला ने कहा है कि संसद में संशोधित बिजली के बिल को पारित होने से कृषि क्षेत्र पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को आर्थिक चपत लगने वाली है। और अभय चौटाला ने सोमवार को कालावली में हल्के के कई गांवों के अंदर ग्रामीण सभाओं को भी संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से देश प्रदेश के अंदर भाजपा शासन सत्तारूढ़ हुई है तब से जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर लगातार पड़ रहा है। और अभय चौटाला ने इस दौरान सभी ग्रामीणों को 25 सितंबर को जिला फतेहाबाद में आयोजित होने वाली चौधरी देवीलाल जयंती पर अधिक से अधिक की संख्या में शामिल होने का न्योता दिया है। घंटे बाद नशा मैंने आज सुबह फिर जानकारी दी उन 12 गांव में फोन करके लोगों से। अब तक वहां पे कोई ठीक ढंग से पानी को निकालने के लिए उन्होंने पंप सेट नहीं लगाया। कहीं लगा दिया पंप सेट तो बिजली नहीं है, कहीं बिजली है तो मोटर खराब होगी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास हिसाब ठीक करने भेजो उसको, या वहां से आदमी आकर के ठीक करे। मतलब मिनिस्टर की बात को भी कोई तवज्जो नहीं है, जिसको ये पता है अच्छी तरह से कि अगली ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में फिर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, पर अधिकारियों को कोई डर ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। अब की बार हमारा जो ओटू डैम में जो पानी आता है उस सारे पानी को निकाल दिया, पानी पाकिस्तान चला गया, लेकिन जमींदार के खेत। तो वहीं पर जेजीपी ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कमर को कस लिया है और जेजीपी के सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी माया राम चंद्रभान पुरहा के थाने सेर के अंदर चुनावी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और जेजीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चुनाव की रणनीति को लेकर कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें नवनियुक्त चुनाव प्रभारी माया राम चंद्रभान पुरहा के नेतृत्व में वर्करों ने पंचायती राज्य चुनाव संबंधित रणनीति बनाई और इसी मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेजीपी चुनाव प्रभारी माया राम चंद्रभान पुरहा ने बताया है कि डिप्टी सीएम और पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला के मार्गदर्शन और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के नेतृत्व में पार्टी जिला परिषद चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी की तरफ से सभी जिलों में सभी हलकों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसी कड़ी में थानेसर विधानसभा के अंदर मायाराम जी को थानेसर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है और इसमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति के तहत जो भी पार्टी के वर्कर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या उनसे जाके संपर्क किया जाएगा, उसको लेकर आज एक आपसी सामूहिक विचार के लिए मीटिंग रखी गई। नायक जनता पार्टी के आदेश अनुसार हर हल्के में जो प्रभारी बनाए गए हैं वो हर हल्के में जाकर बैठक ले रहे हैं। पंचायती चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसी सिलसिले में आज थानेसर हल्का की बैठक ली जा रही है और हम आज इस बैठक में अपने जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे सलाह मशवरा करके वार्डों में जिला परिषद के जो कैंडिडेट हैं उनको छांटने का काम करेंगे। उधर कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायाब सिंह सैनी पुंडेरी पहुंचे हैं और पुंडेरी के अंदर झंडा मल धर्मशाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र की लोकसभा से सांसद नायाब सिंह 2 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे और नायाब सैनी ने कहा कि 2 सितंबर को सुबह 10 बजे कैथल अनाज मंडी में अधिक से अधिक की संख्या में पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विचारों को सुनने आए। नायाब सैनी ने कहा कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने कहा कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। 2 तारीख को कैथल की अनाज मंडी के अंदर लोकसभा कुरुक्षेत्र की एक रैली को संबोधित करेंगे
और उसी को निमंत्रण देने के लिए आज मैं पुंडरी के बीच में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में आया था। भारी संख्या के अंदर यहाँ कार्यकर्ता पुंडरी के अंदर मौजूद हैं और भारी संख्या के अंदर लोग कैथल की 2 तारीख को 10 बजे रैली के अंदर उपस्थित होंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के विचारों को सुनेंगे। पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, तो वहीं पर भिवानी में नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की है और ये कहा है कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश का स्वाभिमान वापस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिलवाया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर आतंकवादी बाबर से आकर राम मंदिर को तोड़ गया था और आजादी के बाद से ही सिर्फ ये बातें होती रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू करवाया। कमल गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सामान्य कानून लागू करवाया और धारा 370 को हटवाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी कमल गुप्ता ने कहा कि यूएनओ ने हमारे देश की भाषा को 7वें नंबर पर स्थान दिया है और साथ ही साथ वो कहते नजर आए कि पूरा देश जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के इस कर्तव्य से बहुत ज्यादा उत्साहित होता हुआ नजर आ रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको 8 साल लगभग एज प्रधानमंत्री हुए एंड व्हाई ही इज अनडिस्प्यूटेड, इस पर एक विचार गोष्ठी थी, तो उसी पर विचार विमर्श हुआ, सभी बच्चों के साथ बातचीत की और इसमें कोई शक नहीं कि जो देश का स्वाभिमान 1947 जब से देश आजाद हुआ, अगर रियलिटी में अगर स्वाभिमान बरकरार हुआ है तो वो इन 8 सालों में हुआ। तो वहीं पर कलावली पहुंचे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास मॉडल पर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का काम करेगी और आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकलकर बनी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संघर्षशील है और उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही। विकास के नाम पर जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसी कारण विकास के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार आए दिन कोई ना कोई ऐतिहासिक फैसला लेती हुई नजर आ रही है और इसी कारण केंद्र और प्रदेश की सरकारों को आम आदमी पार्टी से खतरा दिख रहा है। ये कालावाले की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दिल्ली मॉडल पर चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। यहां पर कहते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो नजर आए, प्रदेश सरकार के ऊपर वार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम स्कूल और चिकित्सा का मॉडल लेकर हरियाणा में काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वास्तविकता हरियाणा की यह है कि जो सरकारी स्कूल है वो बंद होते हुए नजर आ रहे हैं और जनता बहुत ज्यादा त्रस्त होती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर धरातल पर आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सरवन गर्ग ने लंपी बीमारी को लेकर अंबाला गौशाला का दौरा किया है और साथ ही साथ बचाव के लिए जागरूक भी किया। चेयरमैन ने गौशाला के अंदर गौवंश को देखा और लंपी वायरस से कितने गौवंश ग्रसित हैं इसकी जानकारी ली। वायरस से ग्रसित गौवंश को अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सरवन गर्ग ने बताया है कि इस बीमारी से ग्रस्त गाय तेजी से बुखार के साथ साथ उनको जो है बीमारी होती नजर आती है और दूध भी कम देने लगती हैं और सरवन गर्ग ने गौशाला के अंदर गायों को अलग रखने का आदेश दिया है ताकि अच्छी देखभाल हो सके। आज लंपी स्किन बीमारी को देखने के लिए कि गौशालाओं में कितनी है, सड़क पे कितनी है और किसानों के घरों पे कितनी है जो गोपालन करते हैं, उस लंपी स्किन बीमारी के जो भी गौवंश में ये पाई जा रही है उसे देखने के लिए आ रहा हूं और आने के पश्चात जो भी
कमियां दिखाई दे रही हैं या अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं, वो विभाग से साझा कर रहा हूं। आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले हमने इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से पता लगा कि ऐसी बीमारी आ रही है, तो एक चिंता का विषय था। लेकिन बड़ी हमें खुशी इस बात की है कि इतनी विशाल संख्या गायों की होने के बावजूद भी हम इस बीमारी को कंट्रोल में कर पाए हैं। और अगर 50-60 गायें 1100 गाय गोवंश में है तो वो भी हमारी रिड्यूसिंग है, मतलब बढ़ नहीं रहा हमारा ये, क्योंकि हमने उसके लिए समय पे जो बीमार गायों का हाई फीवर हो रहा है उनको टीके लगाए हैं और उनको देसी। तो वहीं पर जिला नगर योजनाकार आरएस बार्ड ने इंद्री की सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जन सुनवाई के दौरान ये कहा कि अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब अपने आशियानों को टूटने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जल्द ही क्षेत्र के सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीपीटी ने सोमवार को कहा कि अवैध कॉलोनियों के बाशिंदों और कॉलोनाइजरों की समस्याओं को सुनने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या के अंदर शहर और कॉलोनाइजर के साथ साथ अवैध कॉलोनियों के बाशिंदे मौजूद रहे। इस दौरान डीपीटी ने भी कहा कि नई कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सोसाइटी का जो आवेदन है वो कर सकती हैं और नियमानुसार उन्हें कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा जो 1 जुलाई से पूर्व काटी गई हों, और उन्होंने लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। तो वहीं पर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने एक बार फिर से गोवा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको बताएं कि सोनाली फोगाट के केस पर फेसबुक के ऊपर पेज पर लाइव आकर उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। और रिंकू ढाका ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग आदमपुर हल्के सहित हरियाणा के तमाम लोग करते नजर आ रहा। रिंकू ने आरोप लगाया है कि गोवा पुलिस ने पहले ही दिन उनकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया था और 3 दिन के बाद गोवा पुलिस ने हमारी एफआईआर को दर्ज किया था। गोवा पुलिस को मुख्य आरोपी 3 दिनों तक गुमराह करते रहे और इस दौरान जो मुख्य आरोपी थे उन्होंने काफी सबूतों को भी मिटाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसी को लेकर सीबीआई जांच को लेकर आगे की कार्रवाई होती नजर आनी चाहिए। रिंकू ढाका ब्रदर सोनाली फोगाट हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। यह मांग मेरी और मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे विधानसभा आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, जहां से उन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और पूरे हरियाणा की ये मांग है। अगर गोवा में हमारी एफआईआर पहले दिन ही दर्ज हो जाती तो गोवा पुलिस अपना कार्य पूर्ण रूप से करने में सक्षम होती। रक्षाबंधन का त्योहार दरअसल अभी गुजरा ही था और इसी बहन ने अपने भाई की कलाई के ऊपर धागा भी बांधा था, इस उम्मीद से कि ये मेरी रक्षा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहन को ये क्या पता था कि वही हाथ उसे बेरहमी से पीटता हुआ नजर आएगा। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना निकलकर सामने आई है, जिसमें एक सगे भाई ने अपनी दोनों बहनों को प्लॉट के अंदर बंद कर बेरहमी से पीटा है और उस पिटाई में उसके बेटे ने भी साथ दिया है। साइबर सिटी में रिश्ते हुए शर्मसार, जमीन को लेकर भाई ने बहन को पीटा, खूनी संघर्ष का वीडियो हुआ वायरल। कलयुगी भाई ने सगी बहन को बेरहमी से पीटा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक महिला को जमीन पर गिराकर उसका सगा भाई उसके भतीजे बेरहमी से लाठी और डंडों से पीट रहे हैं। जब सगा भाई अपनी बहन को पीट रहा था तो भतीजे भी इस लड़ाई में जमकर अपनी बाप का साथ दे रहे थे, जो कि अपनी बुआ को अपने पिता के साथ मिलकर बेरहमी से पीटते हैं। बता दें कि ये घटना गुरुग्राम के झाड़सा गांव की है, जहां पर मामूली विवाद के चलते भाई ने अपनी बहन को बेरहमी से पीटा। मेरा बड़ा भाई है, तुम्हारे छोटे भाई के घर पे कब्जा कर रहने लग रहे हैं।
4-5 महीने उसने कब्जा कर रखा है। तो हमने सारे के एप्लीकेशन भी लगाई थी। किसी ने ऊपर हमला क्यों किया उन लोगों ने? आज पता नहीं क्यों किया, मुझे तो मुझे भी नहीं पता। कल हमारे यहाँ फंक्शन था इस बहन के, वहाँ पे सुबह मिठाई उठाई देना आए थे इसके घर। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो एसी चलन लग रहा था, तो वो बिजली भी हमारी है, एसी भी हमारा ही है, वो हमने भीतर जाकर बंद कर दिया। बस इस बात पर कि तुमने एसी क्यों बंद करे, पकड़ के हम 2 ही बहन थे, वे 7-8 थे, को मारे हमने। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में बेड पर जख्मी पड़ी इन महिलाओं को देखकर आप अंदाजा लगाइए, इनके शरीर पर इतनी ज्यादा चोटें देने वाला और कोई नहीं बल्कि इनका सगा भाई है, जिसने चोट तो इनके शरीर पर मारी, मगर उससे ज्यादा चोट इन महिलाओं के दिल पर लगी है। अपनी आप बीती बताती हुई महिला किस तरह बेबसी को बयां कर रही है, आइए सुनाते हैं। कमर भी मैं आपको दिखाऊं, पूरी नीली हो रही है पूरी। ये यहाँ पे पत्थर मारा, ये यहाँ पे ईंट पत्थर मारे, नीचे गिर के 4-5 की शिकायत की है कई बार। पहले भी हफ्ता तक पहले भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी भाभी और मेरा भतीजा और मेरी भतीजी, जिन्होंने हमला किया आपका सगा भाई है? वो सगा भाई है, बड़ा भाई। जब मीडिया ने आरोपी पक्ष से बात की तो उन्होंने इस मारपीट को जायज बता दिया और कानून का डर दूर दूर तक उनमें नहीं है, ये भी दिखा दिया। आप साफ तौर पर उनकी जुबानी सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। भतीजा अपनी बुआ को पीटने को लेकर अपनी इस हरकत को सही बता रहा है और वहीं दूसरी ओर उनका पिता अपने बेटे की हाँ में हाँ मिला रहा है। हम 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है, भाई और भाई का लड़का दोनों ने स्टार्टिंग में कह दी थी अब भाई अपनी प्रॉपर्टी थारे हिस्से की, अपनी में रहो। ये दोनों आन के बार बार झगड़ा कराती है। सिर्फ ये 2 बहन है, 2 और दूसरी बहनें वे नहीं कराती। वे क्यों नहीं कराती? आज ये बिल्कुल कब्जा करवा के न, अब भाई इस मकान का कब्जा करवा के न, और हम थारे तो चाबी दे के जाएंगे। ये ताले नहीं ले रही थी दोनों। हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ये हमारे 2 दादा की जमीन है, मतलब वो अपना पारिवारिक मामला है, ये बीच में आ जाती है वो हर बार। और आज इनमें मेरे पापा के अकेले थे, इन दोनों ने ना, मतलब ये 2 बुआ मेरे पापा की, हमारे वैसे तो 4 है पर ये 2 ही आती है हमेशा लड़ाई करवाने। तो इन्होंने बाहर ताला लगाया पहले गेट के। हालांकि इस मामले की शिकायत सदर थाने की पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्ष का बयान लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मगर हम आपको बता दें कि ये मामला जमीन से जुड़ा है, जिसमें एक प्लॉट पर कब्जा लेने के चलते दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए। हर खबर के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।